नमस्कार। हम इस समय हिंदी के प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। जो अब तक हमने 6 प्रैक्टिस सेट हल कर लिए हैं। तो आप इसमें पूरे 120 प्रश्न हैं, तो पूरा प्रश्न हल करिएगा। इसमें जो पाठ्यक्रम है, पेपर का जो पैटर्न रहता है और जो पाठ्यक्रम रहता है, पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न लिए गए हैं। व्याकरण से उपन्यास, नाटक, कहानी, कवियों की रचनाएं, काव्य कृतियाँ, आलोचकों के कथन, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सारे प्रश्न आपके लिए। तो यह प्रैक्टिस सेट ज़रूर हल करिए, क्योंकि अब ईआरटी की परीक्षा पास में आ गई है। एडमिट कार्ड निकल गए हैं। तो 6 तारीख को परीक्षा है, इसीलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप हल करेंगे, आपकी तैयारी उतना ही बेटर बनेगी। क्योंकि लास्ट समय में बस प्रैक्टिस सेट ही हल किया जाता है। रटने वाली चीज़ें पहले की जाती हैं। तो शुरू करते हैं। अब तक हमने 6 प्रैक्टिस सेट 5 हल कर लिए हैं। ये हमारा 6ठा प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है। इसमें हिंदी की उपभाषा पूछ रहा है। मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी। तो इसका करेक्ट आंसर है मराठी। आगे प्रश्न है, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है। मलयज, रामस्वरूप चतुर्वेदी, परमानंद श्रीवास्तव, प्रभाकर श्रोत्रिय। तो इसका सी करेक्ट आंसर है। यह परमानंद श्रीवास्तव की कृति है। अगर आपने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट हल नहीं किए हैं, तो वह भी हल कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षा की तैयारी से आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आगे प्रश्न है, कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती। जर्मन, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच। इसका करेक्ट आंसर है चीनी। चीनी भाषा है जो है वह रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है। स्वप्न, प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वप्न। स्वप्न गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना नहीं है, बल्कि राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। आगे है, रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है। इन चारों में से आपको बताना है कि रीतिकाल के वीर काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है। यहाँ पर जो कूट दिया गया, कूट के साथ मिलाना है। कूट वाला जो प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक प्रश्न में आपको 3-4 पॉइंट मिल जाते हैं। तो रीतिकालीन वीर काव्य की विशेषताएं क्या हैं, यह आपको इस कूट के माध्यम से मिलाना है। रास काव्य की अपेक्षा अधिक प्रमाणिक है। जो रीतिकालीन वीर काव्य है, रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रमाणिक है। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक हैं। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी विवरण किया गया है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी डी। ए बी डी। यह रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रमाणिक है। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है और किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। केली कौतुक के रचयिता हैं। जो काव्य कृति है केली कौतुक, इसके रचयिता कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त।
तो कलि कौतुक के रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपरोक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पेपर में काव्य संग्रह से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते। जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वह किस काव्य संग्रह में संकलित हैं तो पूछ ली जाती। जैसे महादेवी वर्मा का यह है कि मैं नीर भरी दुख की बदली किस काव्य संग्रह में, वैसे ही जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब कविताएं हैं, तो इनका भी काव्य संग्रह पूछ लिया जाता है। ये निराला का ये दो कविताएं सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा दोनों अनामिका काव्य संग्रह में संकलित हैं। तो महादेवी वर्मा की यह जो गीत है यह सांध्य गीत में संकलित है। आगे है नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए जो संस्कृति और सौंदर्य निबंध है वह किसका है? नामवर सिंह का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो जाता है कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध है उसमें किसका ये किसका निबंध है? तो नामवर सिंह का। और इसमें बहुत से कवियों और लेखकों के बारे में इन्होंने लिखा है और मोस्ट रूप से इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भी चर्चा की है। तो जो उनके अशोक के फूल हैं उस निबंध की रचना का उन्होंने अपने निबंध संस्कृति और सौंदर्य में क्या विशेषताएं बताई है, उसका उद्देश्य क्या है कि उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल निबंध लिखे हैं तो उसकी क्या विशेषता है? प्रकृति वर्णन, संस्कृति की मिश्रता का उजागर करना, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, सामाजिक संस्कृति को प्रोत्साहन। तो उसका सी करेक्ट आंसर है संस्कृति की स्वतंत्रता के अहंकार पर चोट किया गया है। आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट किया गया है। तो इसका इसमें डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? डिक्टेटर, संग्राम, बड़ा खिलाड़ी, प्रेम की बेदी। इन चारों में से कौन सा जो नाटक है वह प्रेमचंद द्वारा लिखित है? इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और डी। बी और डी, संग्राम और प्रेम की बेदी, यह दो नाटक प्रेमचंद ने लिखा है। आगे है निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं हैं? इसमें कौन से नाटक हैं जो लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? अंधा कुआं, अरे मायावी सरोवर, सिंहासन खाली है, राम की लड़ाई। इसमें से चार में से यह बताना है कौन सा जो नाटक है वह लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी। बी और सी, यह जो नाटक है यह लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है। दो नाटक अंधा कुआं और राम की लड़ाई यह लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। आगे है किसने कहा कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? यह किसने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? कामिल बुल्के, जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम जोन्स, विलियम कैरी।
तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और दैवी शक्ति से अभिभूत होकर। दैवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा। अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक जो किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। ए करेक्ट आंसर है। यहाँ सुमेलित करना है रचनाएं। एक तरफ रचनाएं दी है, दूसरी तरफ रचनाकार दिया है। तो आपको यह बताना है कि इसमें कौन सी किसकी रचना है। नदी की बांक पर छाया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आज नदी बिल्कुल उदास थी अज्ञेय। ठंडा लोहा केदारनाथ अग्रवाल। और कुआनो नदी नरेंद्र शर्मा। आप जो सुमेलित वाले प्रश्नों को बड़ा देखकर बिल्कुल मत ये छोड़ना मत, ये क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि आपको इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। एक प्रश्न में आपको 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर 4 कवि दिए हैं और उनकी 4 रचनाएं दी हैं, तो एक साथ आपके 4 प्रश्न हो जाएंगे। इसीलिए जो सुमेलित वाले प्रश्न हैं, मिलान वाले प्रश्न हैं, उनको तो ज़रूर हल करना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न में 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो यह किसकी रचना है? इसमें कौन सा सही है? ए करेक्ट आंसर है इसका। ए करेक्ट आंसर है। तो नदी की बांक पर छाया अज्ञेय की रचना है। आज नदी बिल्कुल उदास थी केदारनाथ अग्रवाल की है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। और कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तो यहाँ पर एक साथ आपको 4 रचनाएं मिल जाती हैं। और ELT के पेपर में मिलान वाले प्रश्न भी पूछे गए हैं। 2018 का ELT का पेपर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। उसमें भी मिलान वाले प्रश्न पूछे गए हैं। तो मिलान वाले प्रश्न ज़रूर हल करिए। इसमें आपको एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1। आगे है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। कामायनी एक पुनर्विचार, अधूरे साक्षात्कार, इतिहास और आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग। आलोचक आलोचना निबंध निबंधकार जितनी भी गद्य की विधाएं हैं, हर एक विधा से एक प्रश्न जरूर बनता है पेपर में, क्योंकि 120 प्रश्न आएंगे तो इन्हीं सबसे जरूर आएंगे। हर एक विधा से, हर जितने युग है, सब जितना हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे सबसे प्रश्न आएंगे। तो यह मिलाना है, एक तरफ आलोचक हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं हैं। आपको मिलाना है कि कौन किसकी रचना है। इसका करेक्ट आंसर है ए। ए करेक्ट आंसर है। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना है। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन की रचना है। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह की रचना है। प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा की रचना है। तो मोस्ट आलोचक हैं सारे, और इनकी रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। जितने भी प्रसिद्ध कवि, लेखक, आलोचक, निबंधकार हैं, ये सारे मोस्ट हो जाते हैं। इनकी तो जितनी रचना है वो सारी आपको याद होनी चाहिए, जो प्रसिद्ध हैं। और भी पूछे जाते हैं, लेकिन तो इनकी तो सारी रचनाएं याद होनी चाहिए। अब ट्रेंड ऐसा चल गया है प्रश्न पूछने का कि जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं उनकी रचनाएं तो पूछते हैं, लेकिन जो कम महत्वपूर्ण है वो रचनाएं पूछी जाती हैं अब।
तो जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं, निबंध लेखक, आलोचक जितने भी हैं, तो उनकी सारी रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। आगे है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? राम शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध को माना गया। किस आलोचक का कथन? आप यह बताएंगे कमेंट करके हमें कि मेघनाथ वध किसकी रचना है। तो यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। आगे है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शन हैं, इसमें केवल एक ही गलत है। तो यहाँ पर प्रिय प्रवास के बारे में शुक्ल जी के 4 कथन आपको मिल जाते हैं। तो अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी 2 एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह, इसका जो है यह बी करेक्ट आंसर है। किसकी? इसकी कथा वस्तु, आपका ये बी करेक्ट आंसर है कि इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। इसकी यह गलत है। इसमें शुक्ल जी ने कहा है प्रिय प्रवास के बारे में, उन्होंने इसे एक अच्छा प्रबंध काव्य नहीं माना। उन्होंने कहा है कि इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आप इसमें नहीं ऐड कर लेना, क्योंकि क्या पता यह प्रश्न पूछ ले। यह मिलान करना है, एक तरफ रचना आत्मकथा है, दूसरी तरफ उसके आले जो है वह लेखक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारी रचनाएं। हादसे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, शिकंजे का दर्द और जूठन। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हादसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव का है। इसमें जो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ बी वाला, यह राजेंद्र यादव का है। शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भोरे का है। और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो इसका सी करेक्ट आंसर 5, 4, 1, 2। मर्यादा मत तोड़ो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रचना जो काव्य कृतियाँ हैं, उनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उनके कथन भी पूछ लिए जाते हैं। तो यह कथन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें पूछा गया है मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर एक सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। यहाँ पर क्या पता प्रश्न ये पूछ ले कि यह किस रचना से है। तो मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, यह कथन आप ध्यान रखना, यह अंधा युग से है। और यह किसका कथन है? यह विदुर का कथन है। तो इसका डी करेक्ट आंसर है विदुर। धर्मवीर भारती का जो अंधा युग है बहुत ही प्रसिद्ध है, उनका गीत नाट्य है। तो इसके बारे में आपको इसके जो महत्वपूर्ण कथन है वह पता होने चाहिए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की हैं?
रसिक प्रिया, अनुप्रास विनोद, विज्ञान गीता, रस सागर। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी जो रचनाएं हैं वह केशवदास की हैं। तो इसका जो उत्तर है वह ए और सी। ए करेक्ट आंसर है, ए और सी, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता, यह केशवदास की रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो रचनाएं हैं, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी जो भूमिका है, उनकी भूमिका से भी प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न ये है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका से है, और आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश का पहला नाटक है। इसमें कालिदास मुख्य पात्र हैं। कालिदास को आधार बनाकर ही उन्होंने लिखा है आषाढ़ का एक दिन, और यह उनके मेघदूत रचना से लिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है कि आषाढ़ का एक दिन का जो उन्होंने कथा वस्तु ली है वह नाम रखने का तो मेघदूत से लिया है, क्योंकि मेघदूत का जो पहला है श्लोक ये वह है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा ना कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग न बन सके? राजशेखर, भामह, दंडी, आनंदवर्धन। तो जितनी भी आज संस्कृत के आचार्य हैं उन्होंने जो संस्कृत में परिभाषाएं दी हैं, कथन दिए हैं, उसका आपको हिंदी भी पता होना चाहिए। कभी कभी उनका हिंदी भी पूछ लेता है और कभी कभी संस्कृत भी पूछता है। तो यह कथन किसका है? भामह का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ उपन्यास है, एक तरफ से उनकी क्या है वर्ण विषय, कि उनके जो उपन्यास में कौन सा विषय वर्णित है। नाच्य बहुत गोपाल, सूरज का सातवां घोड़ा, मुझे चांद चाहिए, गली आगे मुड़ती है। तो इसमें 5 बड़े विषय दिए हैं। इलाहाबाद का परिवेश, सांप्रदायिक उन्माद, दलित जीवन, रंगमंच और सिनेमा संसार, वाराणसी का शैक्षिक संसार परिसर। तो हमने उपन्यास पर वीडियो बना दिए हैं। जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनका जो बड़े विषय है उस पर मैंने सारे महत्वपूर्ण उपन्यासों के बड़े विषय को बता दिया है। तो आप वह वीडियो देखिए, उसमें उपन्यास की कथा वस्तु से संबंधित आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि पेपर में नाटक और उपन्यासों की जो कथा वस्तु है उसको ज़रूर पूछता है। तो एक बार उसे आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अंतिम समय में एक बार देख लेंगे तो वह चीज़ें याद रहेंगी। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक साथ आपको मिलान वाले प्रश्न, मैं तो कहती हूँ मिलान वाले प्रश्न आपको ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न में 4 प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। नाच्यो बहुत गोपाल, इसका है तीसरा, दलित जीवन। इसका बड़े विषय है नाच्य बहुत गोपाल का दलित जीवन। सूरज का सातवां घोड़ा का है इलाहाबाद का परिवेश। मुझे चांद चाहिए, रंगमंच और सिनेमा संसार है इसका बड़े विषय। गली आगे मुड़ती है, इसका 5वां है वाराणसी का शैक्षिक परिसर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे उपन्यास हैं। एक बार आप इन सारे उपन्यासों की कथा वस्तु देख लीजिए। इसका बी करेक्ट आंसर है।
3 1 4 5। आगे है, आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा मानी है? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि, गुण और चित्त ध्वनि। किसे ध्वनि की आत्मा मानी है? तो करेक्ट आंसर है रस ध्वनि। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन। दोनों का हठता दुर्निवार, दोनों थे ही विश्वासहीन। कामायनी की उपरोक्त पंक्ति से क्या आशय है? श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था। ईड़ा और मनु में हठ धर्मिता बढ़ गई थी। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हठ कर रहे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कामायनी से लिया गया है कि दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की पंक्तियों से क्या आशय है? तो इसका डी करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, अंबिका दत्त व्यास, लारेलाल भार्गव और वियोगी हरि। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेम शतक के रचनाकार हैं वियोगी हरि। द्वैतवाद के प्रणेता, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जितने भी संप्रदाय हैं उनके प्रणेता, उनके प्रवर्तक कौन है, यह आपको याद होना चाहिए। जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, सारे जितने भी द्वैतवाद हैं इनकी आपकी ये पता होना चाहिए कि इसके प्रवर्तक कौन हैं। तो मध्वाचार्य हैं, द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। ऐसे ऐसे जितने भी हैं यह सब निम्बार्काचार्य हैं उसके द्वैतवाद के। तो जितने भी प्रवर्तक हैं वह उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का क्या नाम है? अनुमतिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भुक्तिवाद, भट्ट नायक भुक्तिवाद। माटी की मूर्ति के लेखक हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, पदम सिंह शर्मा। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। यह माटी की मूर्तें के लेखक हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यशोधरा, पंचवटी, साकेत, विष्णु प्रिया। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का जो नाटक है वह जो रचना है पंचवटी, यह नायिका प्रधान नहीं है और इसके नायक हैं लक्ष्मण। निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन, सुधारवाद। तो इन सब में से आपको यह बताना है कि चारों में से किसका संबंध है रामधारी सिंह दिनकर से है। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी। ए कामाध्यात्म की समस्या, बी पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ। जो कुरुक्षेत्र लिखे हैं यह इनकी कुरुक्षेत्र रचना है, वह द्वितीय भारत चीन युद्ध के ऊपर लिखी गई है। और सी है युद्ध दर्शन।
ए बी सी। हीरा मनसूआ का उल्लेख आता है कबीर ग्रंथावली, पद्मावत, सूरसागर, रामचरितमानस। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत में हीरा मनसूआ का उल्लेख आता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? सेनापति, कादिर, बनारसी दास, सुंदरदास। तो इसका डी करेक्ट है, शाहजहां ने सुंदरदास को महाकवि की पदवी दी थी। नमस्कार में कौन सी संधि है? वृद्धि, व्यंजन, गुण, विसर्ग। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। नमस्कार में विसर्ग संधि है और नमस्कार का संधि होगा नमः धन, नमः धनस्कार, नमः धन कार, तो नमस्कार हो जाएगा। निम्नांकित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अनाधिकार, अनधिकार, अनधकार, अनधिकार। इसमें से बताना है कि कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनधिकार शुद्ध वर्तनी है। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? गृहस्थ कभी योगी नहीं हो सकता। सच्ची साधना गृहस्थ करता है। निकटवर्ती व्यक्ति उपेक्षित रहता है। घर में ढोंग नहीं छिप सकता। तो घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। लोकोक्ति का सही अर्थ है सी, निकटवर्ती व्यक्ति उपेक्षित रहता है। गुणवान का अपने घर में महत्व नहीं रहता है, बल्कि बाहर के लोग उनका महत्व करते हैं। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा अ, क, इक, ईक। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा औपचारिक में इक प्रत्यय है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तरफ संस्थाएं हैं और दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक हैं। इससे तो एक प्रश्न 100% श्योर रहता है, प्रश्न जरूर बनता है संस्थाओं से संबंधित। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और सत्य शोधक समाज। इसके प्रवर्तक कौन हैं? तो ये कूट है, आपको कूट का मिलान करना है कि इसका कौन सा सही है। इसका ए करेक्ट आंसर है ए। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय और प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं महादेव गोविंद रनाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं एनी बेसेंट और सत्य शोधक समाज के संस्थापक हैं महात्मा फूले। और दयानंद सरस्वती का जो दिया है, तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं, जो आर्य समाज इसमें नहीं दिया है। तो 5 संस्थापक हैं। इसके अलावा भी और संस्थापक हैं, आपको संस्थापकों के बारे में याद होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 संस्थापकों के बारे में पता चल गया। और अगर जो मिलान के लिए आएगा तो आप 5 का याद कर लो। इसी सहारे पर जो अन्य आएगा उसके संस्थापकों के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज गोविंद रनाडे, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, सत्य शोधक समाज महात्मा फूले और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ विचारधाराएं हैं और दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं। मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, उत्तर आधुनिकतावाद। यह आपको मिलान करना है कि कौन किसके संस्थापक हैं। इसका ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर पाश्चात्य विचारकों के बारे में भी प्रश्न पूछ लेता है, तो पाश्चात्य विचारकों के बारे में आपको पता होना चाहिए
कि कौन किसका संस्थापक है। मार्क्सवाद एंगेल्स है, अस्तित्ववाद कॉफका, मनोविश्लेषणवाद यूंग और उत्तराधुनिकतावाद रोला बार्थ है, जो सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसका एक करेक्ट आंसर है। एक तरफ सूचियों का मिलान करना, एक तरफ निबंध संग्रह है, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। बकलम खुद, बबूल और कैक्टस, विचार और वितर्क, कन्यादान। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बकलम खुद नामवर सिंह का है और विचार और वितर्क रामदास मिश्र का है। बबूल और कैक्टस रामदास मिश्र का है। विचार और वितर्क नंद दुलारे वाजपेयी का है और कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह का है। एक बार और इसको देखते हैं, इसका कौन सा सही है। सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सी करेक्ट आंसर है। तो बकलम खुद नामवर सिंह का है, बबूल और कैक्टस अध्यापक पूर्ण सिंह का है, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह का है। 3, 4, 1, 5 सारे ही महत्वपूर्ण निबंध हैं। आश्चर्य से संबंधित लोकोक मुहावरा या लोकोक्ति है। दांतों तले तिनका दबाना, दांतों तले उंगली दबाना, 32 दांतों के तले जीभ का होना, हाथों से तोते उड़ना। तो आश्चर्य से संबंधित मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है। जो पढ़ेगा वो पास हो जाएगा। कौन जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, यह मेरी पुस्तक है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कि वह कुछ खा रहा है। जहाँ कुछ निश्चित ना हो सके वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ प्रश्न पूछा जाता है वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कौन जा रहा है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे है, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो ऐसे ही प्रश्न घुमा के देता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा है कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा। अपकर्ष, विकास, उन्नति, प्रगति। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्कर्ष का अपकर्ष। गजानन का पर्यायवाची शब्द है गधा, खग, पक्षीराज, विनायक। तो गजानन माने होता है गणेश और गणेश का पर्यायवाची है विनायक। लोक एषणा की संधि होगी। यहाँ पर आपको प्लस का निशान लगाना है। लोक प्लस एषणा की संधि क्या होगी। लोकैषणा, लोकेषणा, लोक एषण, लोकोषणा। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकैषणा। लोकेषणा की संधि होगी लोकैषणा। कर्मधारय समास का उदाहरण है यथाशक्ति, स्वर्ग प्राप्त, पर्णशाला, शीतोष्ण। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्णशाला। पर्णशाला
कर्मधारय समास का उदाहरण है। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रा, प्र, प्रथ, प्रह, प्रार्थी। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधन अर्थी बराबर प्रार्थी। प्र में प्र उपसर्ग है, मैंने सार्थक शब्द के आगे उपसर्ग लगता है, तो इसमें प्र उपसर्ग है क्योंकि अर्थी जो शब्द है उसका कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है। आगे है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। दिए गए पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, उपमा। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा ही यही है कि जहाँ पर किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव सा प्रतीत होने लगे, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली। इसका डी करेक्ट आंसर है। दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती। बोलियों के क्षेत्र तो आपको जरूर याद करने हैं। अगर जो आपने अब तक नहीं याद किया है, नहीं पढ़ा है, तो एक बार बोलियों के क्षेत्र से संबंधित प्रश्न जो वीडियो देख लीजिए या पढ़ लीजिए किताब से, क्योंकि बोलियों से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं पेपर में। हमने इस पर एक वीडियो बना दिया है, अगर जो आपको लगे देखना ज़रूरी है तो आप देख लीजिए, क्योंकि भाषा विज्ञान से बोलियों के क्षेत्र से प्रश्न जरूर बनते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कामायनी, उर्वशी, प्रिय प्रवास, पद्मावत। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत जो है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कबीरदास की भाषा कौन सी है? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, सधुक्कड़ी। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी है। कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास। तो प्रश्न क्या पता प्रश्न पूछ ले कि कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास, और कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति कला, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। तो यहाँ पर 3 रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह की है। डी ऑप्शन सही है। जो प्रेम प्रलाप है यह इनकी रचना नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं हैं संपत्ति कला, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है? अनुमतिवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद, आरोपवाद। तो इसका एक करेक्ट आंसर है। शंकुक का जो सिद्धांत है वह अनुमितिवाद सिद्धांत है। निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय से है? आत्मचेतस, विचार कविता, बावरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। इसमें से आपको कूट से मिलान करना है, कौन सा कूट सही है। तो इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए सी डी। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय से जो संबंध रचनाएं हैं ये ए है आपका, सी है और डी है। विचार और कविता नहीं है। जो जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग इनका है, असाध्य वीणा है,
वह असाध्य बीड़ा का जो कथानक है वह जापान से इन्होंने लिया है, जापानी लोक कथा से लिया है। उसके नाम बदल के हिंदी नाम रख दिए हैं। तो असाध्य बीड़ा का जो संबंध है, जो कथानक है उसका, वह जापानी लोक साहित्य से लिया गया। क्या पता प्रश्न पूछ ले कि अज्ञेय की किस रचना का संबंध जो कथानक है वह जापानी लोक कथा है, तो असाध्य बीड़ा। निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में कौन सी कृति रोमा रोला की है? बापू की झांकियाँ, महात्मा गांधी, विश्व के अद्वितीय पुरुष, अकाल पुरुष महात्मा गांधी। इसका सी करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी, विश्व के अद्वितीय पुरुष रोमा रोला की जीवनी है। इन्होंने, रोमा रोला ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैं तो उसे गाय ही समझ रखी थी। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं है और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। यह पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई? गोविंदी, सोना, सिलिया, मालती। तो ये सब सारे गोदान के पात्र हैं। तो इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मालती। यह मालती का कथन है। आगे है, बचन सिंह सिहर गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपरोक्त कथन किस कहानी का है? अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया, राजा निर्वंशिया, उसने कहा था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है राजा निर्वंशिया। यह कमलेश्वर की कहानी है। यह जो कथन है वह राजा निर्वंशिया से लिया गया है। ऋतु संहार के रचयिता हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरु भक्त सिंह, श्रीधर पाठक। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह श्रीधर पाठक की रचना है ऋतु संहार। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? महाभोज, अंधेरे बंद कमरे, आपका बंटी, शेखर एक जीवनी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है शेखर एक जीवनी, आपका बंटी। यह मन्नू भंडारी का उपन्यास है। इसमें जो बंटी है वह एक छोटा सा बच्चा है जो तलाकशुदा माता पिता की उनकी मानसिकता का असर उस पर क्या पड़ता है, बहुत ही अच्छी तरीके से मन्नू भंडारी ने इसमें व्यक्त किया है कि माता पिता के अलग रहने से बच्चों का भविष्य क्या हो जाता है और बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है, कैसे हो जाते हैं बच्चे और बच्चे क्या सोचते हैं, उनकी मानसिकता कैसी होती, यह सब आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन, माता प्रसाद गुप्त। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह। गीत फरोश जो है कविता के बारे में पूछ रहा है। यह भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है गीत फरोश। उसके बारे में पूछ रहा है, कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं। दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। कवि पैसे के लिए गीत लिखता है। कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होते जा रहा है। तो इसका बी करेक्ट आंसर है। जो कवि है दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। आगे प्रश्न है, रौजतुल हकायक के रचयिता हैं शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। यह उस्मान की रचना है रौजतुल हकायक।
दिनकर की किस कृति का नायक कर्ण है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी। तो इसका बी करेक्ट आंसर है रश्मिरथी। रश्मिरथी का नायक कर्ण है। इनमें से कौन सी रचना में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? कौन सी रचना है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? यामा, चिदम्बरा, बुनी हुई रस्सी, उर्वशी। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बुनी हुई रस्सी। यह है इस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है और तीनों रचनाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यामा महादेवी वर्मा की रचना है, चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और उर्वशी जो है यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष के लेखक कौन हैं? गिरिराज किशोर, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अकाल पुरुष के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या है? प्रेमचंद्र, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। इनका जो है देवदास उपन्यास है। 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म शाहिनी, भवानी प्रसाद मिश्र, शिव मंगल सिंह सुमन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलोक पर्व रचना जो है यह निबंध है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किस क्रमांक में कलश और कुलिस शब्द का युग्म सही अर्थ भेद है? माने कलश और कुलिस का क्या अर्थ है? घड़ा, कुटिल, घड़ा, वज्र, वज्र, कठोर, लोटा, अत्याचारी। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा घड़ा और वज्र। कलश का अर्थ होता है घड़ा और कुलिस का अर्थ होता है वज्र। यात्रा साहित्य से संबंधित निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ यात्रा साहित्य है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक हैं। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर है कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, नासिरा शर्मा। आंखों देखा पाकिस्तान, कमलेश्वर। अंतहीन आकाश, विश्वनाथ तिवारी। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 5। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ है? रोना, चुप कराना, सांत्वना देना, पिटाई करना। तो आंसू पोंछने का जो है सी करेक्ट आंसर है सांत्वना देना। हर्षचरितम के लेखक कौन है? भवभूति, कालिदास, बाणभट्ट, भारत। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। हर्षचरितम के लेखक बाणभट्ट हैं और कादम्बरी भी इन्हीं की रचना है। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? विशाख दत्त, शूद्रक, भवभूति और भास। तो मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं विशाख दत्त। ये विशाख दत्त का नाटक है। द्रविड़ी भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद। यह किसका कथन है? सूरदास, नंददास, कबीरदास, रहीमदास। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। तो यह कबीरदास का कथन है रामानंद के बारे में।
भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। किस आलोचक का कथन है? भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह रामचंद्र शुक्ल का है। श्रद्धा और भक्ति निबंध से भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, यह बड़े सहृदयी कवि थे। ऋतु वर्णन तो उनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के बारे में है? पुहकर, बनारसी दास, सेनापति, मतिराम। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेनापति। सेनापति प्रकृति वर्णन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। आगे, केशव की रचना में सूर और तुलसी आदि किसी सरसता और तन्मयता चाहे ना हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला है। यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह शुक्ल जी का कथन है केशव के बारे में, केशवदास के बारे में। जिस युग में कबीर जैसे, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। यह किस आलोचक का कथन है? कि जिस युग में कबीर जायसी, यहाँ पर जायसी रहेगा, जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्याम सुंदर दास का यह कथन है। आगे है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यह कथन किस कवि का है? सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास है। तो इसका सी करेक्ट आंसर है। यह रहीमदास की पंक्तियां हैं। ऊपर की पंक्तियां तुलसीदास की हैं और नीचे की पंक्तियां रहीमदास की हैं। ऊपर की पंक्तियां हैं, नर तिये सुर तिये नाग तिये, यह चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो क्या पता यह दोनों लाइन की पंक्तियां दे दे और पूछ ले कि यह पंक्तियां किसकी है। तो ऊपर की पंक्तियां तुलसीदास की हैं और नीचे की पंक्तियां रहीमदास की हैं, क्योंकि यह दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। तो इस यहाँ कथा बताने की जरूरत नहीं है। सुरतीय नरतीय नागतीय, यह चाहत सब कोय, यह तुलसीदास की पंक्तियां हैं। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह रहीम की पंक्तियां हैं। पत्रहीन नग्न गाछ किसकी काव्य कृति है? यशपाल, नागार्जुन, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह नागार्जुन की पंक्तियां हैं। पत्रहीन नग्न गाछ, यह मैथिली भाषा में है। अगर जो प्रश्न पूछ लेगा कि नागार्जुन की मैथिली में जो रचनाएं हैं किस काव्य संग्रह में हैं, तो पत्रहीन नग्न गाछ में मैथिली की उनकी सारी रचनाएं संकलित हैं। हरिवंश राय बच्चन की किस कृति पर सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था? मधुशाला, मधुबाला, दो चट्टाने, 10 द्वार से सोपान तक। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 द्वार से सोपान तक उनकी आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है। पहली है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। तो कभी कभी इनका क्रम मिलाने के दे देता है।
या तो चारों में से किसी का भी नाम देके पूछ लेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक किसका है? राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेठ गोविंद दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक है सेठ गोविंद दास का। नागार्जुन मैथिली की रचनाएं किस उपनाम से लिखते थे? मधुप, रसा, यात्री, सुमन। इसी करेक्ट आंसर है यह यात्री उपनाम से मैथिली में रचनाएं लिखते थे। आगे प्रश्न है रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचनाएं हैं? मोतीराम, चिंतामणि, पद्माकर, केशवदास। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यह केशवदास की रचनाएं हैं। रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, ये सब रतन बावनी, ये सब रचनाएं केशवदास की हैं। आगे है 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति, जगनिक, खुसरो, सरहप्पा। यहाँ जीवे रहेगा। बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। यह जगनिक की काव्य पंक्तियां हैं। जो जगनिक की काव्य पंक्तियां हैं और इनकी काव्य पंक्तियों का नाम है परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड के नाम से जानते हैं। आगे है महादेवी वर्मा की कौन सी रचनाएं स्त्रियों को प्रेरित करने के लिए लिखी गई या स्त्री विमर्श पर लिखी गई? आप इसे स्त्रियों को प्रेरित करने के लिए भी कह सकते हैं या स्त्री विमर्श भी कह सकते हैं। स्त्री विमर्श है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचनाएं स्त्री विमर्श पर लिखी गई है? सप्तपर्णा, सांध्य गीत, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका यह निबंध है, क्योंकि श्रृंखला की कड़ियाँ यह स्त्री विमर्श पर लिखा गया है, इनकी रचना है। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है और उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, इस प्रकार से वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। महादेवी वर्मा का यह कथन उनकी किस कृति से लिया गया है? सप्तपर्णा, सांध्य गीत, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी। तो सी करेक्ट आंसर है। यह कथन जो है श्रृंखला की कड़ियाँ से लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है उर्दू को किस अधिनियम द्वारा आधिकारिक रूप से दूसरी भाषा के रूप में घोषित किया गया था? राजभाषा अधिनियम 1951, राजभाषा अधिनियम 1956, राजभाषा अधिनियम 1958, राजभाषा अधिनियम 1960। तो इसका ए करेक्ट है। उर्दू को राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत दूसरी भाषा के रूप में आधिकारिक रूप से दूसरी भाषा घोषित की गई थी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर धर्मवीर भारती, मोहनदास नैमिष-राय, श्रीधर पाठक, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? तो मोहनदास नैमिष-राय की है, जो एक दलित आत्मकथा है। आगे है पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर धर्मवीर भारती, नैमिष-राय, श्रीधर पाठक, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर धर्मवीर भारती की आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया। संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है वर्ड्सवर्थ, इलियट, कोलरिज, आईए रिचर्ड्स।
तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पाश्चात्य विचारक हैं। संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आइए रिचर्ड्स। महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कर्मधारय समास है। महान है जो पुरुष। करण कारक का चिन्ह क्या होगा? से, के द्वारा, से अलग होना, को, का, की, के। तो इसका सी करेक्ट आंसर है। सी नहीं, ए करेक्ट आंसर है। से के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो से के द्वारा करण कारक का चिन्ह है। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का क्या अर्थ है? अनेक प्रकार से विचार करना, व्यर्थ भाषण करना, बुद्धि से काम न करना, मौका खो देना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का अर्थ है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि से काम न करना। कोयले की दलाली में हाथ काले लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कोयले की दलाली करना, संगति का असर न पड़ना, बुरी संगति से बदनामी होती है, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुरी संगति से बदनामी होती है। कोयले की दलाली में हाथ काले करना। समायोजित में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समायोजित में गुण संधि है। लंग लकार कौन सा काल है? लंग लकार का कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, आज्ञार्थक। तो इसका बी करेक्ट है। जो लंग लकार है वह भूतकाल का है। अगच्छताम किस पुरुष व वचन का रूप है? प्रश्न। व्याकरण के, संस्कृत के भी व्याकरण पूछे जाते हैं, रूप पूछे जाते हैं और धातु रूप भी पूछे जाते हैं, शब्द रूप भी सब पूछे जाते हैं। तो अगच्छताम किस वचन व रूप, किस पुरुष व वचन का रूप है? प्रथम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष एक वचन। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगच्छताम प्रथम पुरुष द्विवचन है। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छत। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। इसका डी करेक्ट आंसर है। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द की परिभाषा यही है कि जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार न बदले। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है वह किसी के भी साथ हो वह नहीं बदलता। जैसे अगर जो कोई कहे कि वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे जो है वह क्रिया विशेषण है। तो यह क्रिया विशेषण किसी भी लिंग, वचन, पुरुष के साथ नहीं बदलेगा। कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है? आरेखों से स्पष्टीकरण, बाएं से दाएं लिखना, सिरोरेखा लगाना, कारक चिन्हों का प्रयोग। इसका ये करेक्ट आंसर है। आरेखों से स्पष्टीकरण देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, भीमराव अंबेडकर, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती डी करेक्ट आंसर है। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सबसे पहले यहाँ पर यह पता चल जाता है जो मुक्तिबोध रचना है वह जैनेन्द्र कुमार की है और उनकी इस रचना पर जैनेन्द्र कुमार को कौन सा पुरस्कार मिला था? सरस्वती पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, माने कौन से जो कवि हैं वह जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था? नरेश मेहता, कुंवर नारायण, कमलेश्वर,
दिनकर। तो सी करेक्ट आंसर है। कमलेश्वर को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? सुधा अरोड़ा, चित्रा मुदगल, राजी सेठ, कृष्णा सोबती। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाए। कहानी बूढ़ी काकी और अन्य नाटक की रचनाकार हैं चित्रा मुदगल। कुमार संभव के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कालिदास, कबीरदास। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। यह कुमार संभव कालिदास की रचना है। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता कौन है? शिव पार्वती, काकभुसुंडी, गरुड़, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, उपरोक्त सभी। इसका डी करेक्ट है। सभी, ये सभी रामचरितमानस के वक्ता और श्रोता हैं। उत्तर भारत की अधिकतर भाषाओं का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत, ईरानी, हिंदी, ग्रीक। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में अधिकतर भाषाओं का जो मूल स्रोत है वह संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी क्या है? पाल, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत हिंदी की आदि जननी है। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। इसका डी करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र हिंदी भाषा क्षेत्र के राज्य के अंतर्गत नहीं है। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? अमीर खुसरो, ग्रियर्सन, सदल मिश्र, मिश्र बंधु। तो सी करेक्ट आंसर है सदल मिश्र। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। इसका बी करेक्ट आंसर है मोहन राकेश। भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं मोहन राकेश। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई थी? इसमें से कौन से उपन्यासकार हैं जो आंचलिक उपन्यासकार हैं? यशपाल, जैनेन्द्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो डी करेक्ट आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु। आंचलिक उपन्यासकारों में और भी उपन्यासकार आते हैं, जैसे नागार्जुन हो गए, रामदरस मिश्र हो गए, फणीश्वर नाथ रेणु। ये सब आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी प्रभाव के अंतर्गत किस शब्द से हुई है? हिंद, सिंधु, हिंदी, हिंदवी। बी करेक्ट है सिंधु से। हिंदी जो है फारसी शब्द है और उसकी उत्पत्ति सिंधु है। फारस के लोग सिंधु को हिंदू बोलते थे। ऐसे तो हिंदी की उत्पत्ति हुई। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ब्रज, ब्राचड़, शोरसेनी, मागधी। हिंदी की उत्पत्ति शोरसेनी से मानी जाती है। आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली, अवधी, बांगरू, ब्रजभाषा। डी करेक्ट आंसर है आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। निम्न में से दंडी की रचना
कौन सी है? उत्तर रामचरितम, दूतवाक्यम, कला परिच्छेद, किरत अर्जुनीयम। तो सी ग जो इसका है करेक्ट आंसर है कला परिच्छेद दंडी की रचना है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीदे मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ कॉलम में के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस लेखक के बारे में है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो इसका डी करेक्ट आंसर है यह जो कथन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में आचार्य शुक्ल का कथन है। आदिकाल को संधिकाल और चारण काल के नाम से किसने काल विभाजन किया है? गणपति चंद्र गुप्त, राहुल संस्कृत्यायन, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो यह राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल और चारण काल के नाम से उसका काल विभाजन किया है। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो यह इसका डी करेक्ट आंसर है महादेवी वर्मा। यहाँ पर हमारा 120 प्रश्न यहीं पर ख़त्म होता है। हमें ऐसा विश्वास है कि हमने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। तो अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ आगे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर जो इसमें कुछ भी आपको कमेंट करना है, मुझसे कुछ जानकारी चाहिए या आपको वीडियो कैसी लगी यह कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।